आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर की, जो कि ग्रेड 12 का सबसे आसान चैप्टर भी आप इसे बोल सकते हो, उसके वन शॉट की। यहां पे मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये चैप्टर आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये सेशन 1-1.5 घंटे का ये सेशन होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इसमें 6 के 6 मार्क्स पूरे के पूरे स्कोर कर लोगे, और बहुत आसान तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कैसे आपके पास ग्राफ बनते हैं, कैसा सवाल आएगा, सारी की सारी चीजें आपको आज के इस सेशन में खत्म करवाई जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले ना आप लोगों को ग्रेड 9th या फिर ग्रेड 10th में हमने एक चीज पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस, पहले उनको समझना पड़ेगा। फिर ग्रेड 11th में हमारे पास आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, उनको समझना पड़ेगा, उनके ग्राफ को समझना पड़ेगा, और फिर हम अपने इस चैप्टर के सराउंडिंग्स में घूमेंगे। तो पहले 5-10 मिनट हमारा जो काम है वो है बेसिक्स के ऊपर, कि जो 9th 10th 11th ग्रेड में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती थी उन्हीं पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि भूल गए होंगे या फिर पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे फिर लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे आपके पास वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, 1 होती है। और अपने पास जो लीनियर इक्वेशंस है, या फिर इस चैप्टर में जो भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स अपन लोग पढ़ने वाले, जहां पे 2 वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो 1 होगी। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 4x + 3y = 12। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे बेटा x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। मैं कहता हूं x को 0 मान लो। अगर मैं x को 0 मानूंगा तो 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0, प्लस 3y = कितना हो जाएगा, 12, और 3y = कितना हो जाएगा, 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा x 0 है तो y कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। ऐसे हम लोग सॉल्यूशंस बनाया करते थे, ग्रेड 9th में, ग्रेड 10th में ऐसे हम लोग सॉल्यूशंस बनाया करते थे, क्योंकि ग्राफ के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 सॉल्यूशन की जरूरत होती है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। तो जब x 0 है तो y 4 है। अब बेटा अगर मैं y को 0 मान लूं, y को 0 मान लूं, तो y अगर मेरा 0 हो जाएगा तो 4x = 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे अपने 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम कैसे ग्राफ ड्रॉ किया करते थे, एक हम y एक्सिस ड्रॉ करते थे, और एक हम लोग क्या करते थे बेटा, x एक्सिस ड्रॉ करते थे। एक हम लोग y एक्सिस ड्रॉ करते थे और एक हम x एक्सिस ड्रॉ करते थे। ऐसा ही था। अच्छा, अब उसके बाद हम यहां पे नंबरिंग किया करते थे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, है ना। ऐसे ही यहां पे भी नंबरिंग होती थी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद उसने बोला जब x 0 था तो y कितना था, 4 था। जब x 0 था तो y कितना था, 4 था, और जब x 3 था तो y कितना था, 0 था। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करा दूं, तो अपना ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाता था, है ना। अपना ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाता था। अब बस यही हमने लोअर ग्रेड में सीखा था। अब बेटा हमें एक चीज और बताई जाती थी कि ये जो लाइन है, ये किसकी, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 4x + 3y = 12। अब इस ग्राफ पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स, इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम लोग ऐसे फाइंड आउट किया करते थे। यही पढ़ा था हमने लोअर ग्रेड में, ठीक है, कुछ नया नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। वही पुरानी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आ जाओ।
फिर हमारे पास आता था बेटा ग्रेड 11th में इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपके पास दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक होती है आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट और स्लैक में क्या फर्क होता है? देखो यहां पे इक्वल टू का भी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, और यहां पे क्या है? ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ठीक है, तो जब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, और जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है वो स्लैक इनइक्वालिटी होती है। एग्जांपल के लिए मैंने वही एक इक्वेशन लिखी है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है और उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने। कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले मेरी जो ये इक्वेशन है, मैं अपनी इस इक्वेशन को ना, इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे पढ़ता हूं कि ये 4x प्लस 3y जो है 12 के बराबर है, ऐसे समझता हूं। अपनी इस इनइक्वालिटी को ऐसे समझता हूं। ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूं मैं यहां पे, ग्रेटर देन लेस देन भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। अब बेटा अगर मेरा x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, वही चीज आएगी, वही सॉल्यूशंस आएंगे। और जब y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? यही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं अब क्या करूंगा? मैं अब इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अपन लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बारी फटाफट से। ये तो ऐसा कर लेते यार, इसी को कॉपी कर लेते, यही उठा के इधर ले आओ और यही उठा के इधर ले आओ। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी बेटा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसा बनेगा? वैसा ही जैसा अभी तक हमने बनाया था। हमने क्या कहा? हमने कहा जब x 0 था तो y 4 था, जब y 0 था तो x 3 था। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ऐसा सा मेरा एक ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ बना है बेटा, ये किसका ग्राफ बना है? ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसकी लाइन है ये क्या है? इस इक्वेशन की लाइन है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं? मुझे इस इनइक्वालिटी के, देखो यहां पे इक्वल टू, ये लाइन जो बनी है ये इनइक्वालिटी की लाइन नहीं बनी है। मुझे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालने हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? 0-0 टेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, 0-0 टेस्ट कर लेता हूं। मैं x की और y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन सबसे आसान है कि मैं 0-0 सब्स्टिट्यूट करूं। अगर मैं x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे ये तो आ गया मेरे पास LHS में ये चीज क्या आ गई? LHS। और RHS में मेरे पास क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। अब इधर तो आ गया 0 और इधर क्या है? 12। अब ये इनइक्वालिटी क्या कहती है? 0 इज ग्रेटर देन 12। क्या 0 12 से बड़ा है? क्या 0 12 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं 0-0 टेस्ट करता हूं, 0-0 पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक और बात को समझो। ये जो आपके पास इनइक्वालिटी थी, जब भी हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो इसने आपके पूरे के पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, है ना? ये जो इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी ने एक लाइन ड्रॉ करी और इस इनइक्वालिटी ने आपके पूरे के पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। इसे बोला जाता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। इधर वाला पार्ट भी क्लोज्ड हाफ प्लेन, इधर वाला पार्ट भी क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन कहां पे होंगे? तो बेटा 0-0 कहां है? इधर। तो ये क्या है? इधर की तरफ। अगर ये आपके पास 0-0 टेस्ट फॉल्स हो जाता है तो यानी कि
आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। इसके आगे ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा जगह है, इस जहां तक ये ग्राफ जा रहा है, जहां तक ये ग्राफ जा रहा है, पूरा का पूरा जगह, ये पूरा का पूरा जगह जो है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये सारे के सारे जगह पे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड क्यों? क्योंकि 0 0 इधर था और हमारा टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। अगर टेस्ट पास हो जाता तो इसके सॉल्यूशन इधर की तरफ बनते, इधर की तरफ बनते। क्लियर? क्लियर? तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ऐसे। समझ गए? समझ गए? ठीक है। सेम वही है लेकिन स्ट्रिक्ट की जगह स्लैक इनइक्वालिटी है। तो मैं वही सेम ग्राफ बना देता हूं फिर दोबारा से, वही सेम ग्राफ बना देता हूं फिर दोबारा से, है ना? वही वैल्यूज होंगी 0 0 और ये सारी वैल्यूज सेम होंगी। तो इसमें अपन लोग ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वैल्यूज क्या है? सेम है। ठीक है, ये सेम वैल्यूज रहेंगी। और क्या नाम है इसका, इधर हो गया ये 0, इधर हो गया ये 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 और इधर हो गया है 4। ठीक है। अच्छा, जब x 0 था, जब x 0 था तो y 4 है और जब y 0 था तो x 3 है। तो बेटा स्लैक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो है, दो तरह की इनइक्वालिटी है और इन दोनों के ग्राफ में ना छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? देखो ध्यान से देखना, यहां पे जो इनइक्वालिटी थी, यहां पे जो इनइक्वालिटी थी, इसका जो लाइन बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, उसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो डॉटेड लाइन वाला बनेगा, डॉटेड लाइन वाला बनेगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है बेटा आपके पास 4x + 3y इज इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन, सॉरी इज इक्वल्स टू 12। ये जो ग्राफ है ये इसका ग्राफ है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये इसकी लाइन है, आपको इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? 0 0 टेस्ट करके, 0 0 टेस्ट करके। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 हो जाएगा। क्या ये 12 से छोटा है? क्या ये 12 से छोटा है? हाँ छोटा है, यानी कि ये टेस्ट क्या हो गया अपने पास? ट्रू हो गया। ये टेस्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो अब 0 0 किधर है? इधर है। तो अगर ये टेस्ट ट्रू है तो ये 0 की तरफ अब इसके सॉल्यूशन जाएंगे, यानी कि इसके सॉल्यूशन कहां है? इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक है, बस इन दोनों में फर्क क्या है? इसके सॉल्यूशन इधर है, इसके सॉल्यूशन इधर है। और इसमें जो प्लेन डिवाइड होता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो दो हिस्सों में आपके प्लेन को डिवाइड करती है वो होता है ओपन हाफ प्लेन। ये है ओपन हाफ प्लेन, इधर वाला भी ओपन हाफ प्लेन, इसमें क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लियर? आगे चल के ये टर्म्स आएंगी, फिर सर खुजाओगे, सर जी आपने तो बताया नहीं ओपन हाफ प्लेन क्या होता है। तो इसके सॉल्यूशन इधर होते हैं। दूसरी चीज बेटा, जो आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी होती है ना, स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे। और इधर वाले तो खैर है ही, इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में इस लाइन के पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन है। उसने बोला लेस देन 12 होना चाहिए, तो इस ग्राफ से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो ये सारा का सारा बेसिक है आपका, जो आप लोग 11th 10th इसमें पढ़ चुके हो चीज़ों को। ये ग्राफ वाला पोर्शन आपके पास अब डिलीटेड है, पहले हुआ करता था 11th ग्रेड में, बट अब हट गया है। बट इसको अब ये सेम चीज़ हम लोग अपना अब पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आपके पास बेटा एक और तरह का ग्राफ आता है, वो होता है ऐसा, y इज लेस देन इक्वल टू कर दिया मैंने, y इज लेस देन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, या तो लेस देन इक्वल टू कर दो या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, कुछ भी कर दो। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बेटा आपको सिंपल ऐसा बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट मतलब वैसा आपके पास जो ऐसा सा हो कुछ। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर x 0 है तो y भी 0 है, x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, सॉरी x अगर 1 होगा तो y 2 होगा, x अगर 2 होगा तो y क्या हो जाएगा? 4। तो इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ओरिजिन से पास होगा। वो कहाँ से पास होगा? इसकी जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी।
ओरिजिन से पास होगी, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें बस आपको चेक कैसे करना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, आपको चेक कैसे करना है। यहां पे तो आप 0 0 पे चेक कर लो, लेकिन ये तो 0 0 से पास हो रहा है, तो इस पे चेक कैसे करोगे इसके सॉल्यूशन। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कैसे चेक करोगे। देखो आपको क्या करना है, कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट उठा लो, कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट उठा लो, मान लो 2, 0 आपने उठाया, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो x की जगह पे जब मैं 2 रखूंगा तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y की जगह पे क्या है, 0, तो क्या 4 0 से बड़ा है। RHS में क्या है, LHS में क्या है, 0, LHS में क्या है, y 0, और RHS में क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या जब मैं ये पॉइंट रखा मैंने, तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि 4 0 से बड़ा है। तो 4 अगर 0 से बड़ा है तो इसके जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो इसकी तरफ बनेंगे, जहां पे ये वाला पॉइंट होगा, इसकी तरफ, इधर 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 की तरफ। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे इधर वाले क्लोज्ड हाफ प्लेन में होंगे। क्लियर। तो ये कहानी थी आपके पास अभी तक की। अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जो चैप्टर है आपके पास, है ना, जो चैप्टर है आपके पास 12th ग्रेड में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। पहले एक बार इसको नोट कर लो, देख लो, समझ लो क्या चीज है। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आया फिर दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट पे देखो इसको। ठीक, चलो अब देखो आपके पास, आपने समझ लिया लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, आपने समझ लिया लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब समझो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम कभी कभार LPP या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पास दिखती कैसे है। यहां पे आपके पास बेटा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, हर क्वेश्चन में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो ऐसा होगा, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होगा। ये क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या तो फिर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। वो बताएगा क्वेश्चन में कि आपको इसको मैक्सिमाइज निकालना है या फिर इसका मिनिमाइज निकालना है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, वो कुछ ऐसा बोलेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट करते हैं, ये वो वाला मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, उसका वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में होगा, उसका आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है। उसके बाद बेटा आपको सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी दी जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी, और वो भी 2 वेरिएबल्स वाली ही होगी। जैसे a1x + b1y + c1 > 0 या <= 0। अब वो इनइक्वालिटी कैसी भी हो सकती है, स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, स्लैक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, >, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 3 कितनी भी ये आपके पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास ये तो आपके पास हमेशा रहेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है कि x भी > 0 है और y भी > 0 है। क्लियर। तो ये 3 चीजें आपके पास सवाल में दी जाएंगी। जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, कहां गया, अरे कहां गया रे, ये सवाल है। अब ध्यान से देखना क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z। आपको इस z की, एक z दिया गया है, ये क्या है, z है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस z का मैक्सिमम, मैक्सिमाइज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। फिर आपको कुछ सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स है, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स है, जो 2 इनइक्वालिटी दी गई है आपको। उसके बाद बेटा ये जो 2 चीजें दी गई हैं, ये आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है ना। तो यही चीजें आपके पास हर सवाल में दी जाएंगी, यही चीजें आपके पास हर सवाल में दी जाएंगी। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे उसको भी समझते हैं। कोई भी आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आए, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे समझो। सबसे पहले आपको उसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहले आपको उसका ग्राफ बनाना है, जो ये लीनियर इनइक्वालिटी, इनके सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक है, तो
आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, दो प्रकार से बनेगा, दो तरीके के ग्राफ बनेंगे आपके पास, दो तरीके के ग्राफ बनेंगे, दो तरीके के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, मैं बना देता हूं इसको, दो तरीके के ग्राफ्स बनेंगे। एक ये हो गया, ठीक है, इसको आगे भी शिफ्ट कर दो और इसको इधर भी शिफ्ट कर दो। दो तरीके के आपके पास ग्राफ्स बनेंगे। ध्यान से देखना कैसे और क्या महत्व है, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन थी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने उसकी ऐसी सी एक इक्वेशन बना दी, ऐसी। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मैंने इसकी इक्वेशन बना दी ऐसी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये इस वाली लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन है। किस वाली, पहली वाली जो है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो ये है। अब बेटा यहां पे क्या है, यहां पे अगर मैं इसका वो बनाऊंगा, सॉल्यूशन बनाऊंगा, सॉल्यूशन बनाऊंगा, है ना, सॉल्यूशन अगर मैं इसका बनाऊं तो मान लो इसका सॉल्यूशन इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ। अच्छा एक और चीज को समझो, एक और चीज को समझो, ये जो x इज ग्रेटर देन 0 है और y इज ग्रेटर देन 0 है, आप इसको समझो, ये आपका ग्राफ था, ये आपका ग्राफ था। x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इधर की तरफ आएगा। तो जो आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं, जो भी आपके पास इनइक्वालिटी आएगी, अब जैसे मान लो ये वाली एक लाइन आ गई, अब इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस मान लो इधर की तरफ है, तो आप बेटा इनके जो कॉमन रीजन्स होंगे वो ये वाले कॉमन रीजन्स कौन से होंगे, जो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, वो सिर्फ इतना होगा, इतना इतना इतना। इधर नहीं आ सकते आप, नेगेटिव साइड में नहीं आ सकते x एक्सिस की, और y एक्सिस की नेगेटिव साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि उसने वो बाउंडेशन लगा दी है कि x जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लो इस वाले का जो सॉल्यूशन है, इस वाले का जो सॉल्यूशन है इधर की तरफ है, 0 की तरफ है, तो ये इधर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इन दोनों के और इसके जो कॉमन सॉल्यूशन हुए वो इतने रीजन में आ गए, जो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन और इस वाले ग्राफ के जो कॉमन सॉल्यूशन हुए वो इतने में आ गए। अब आप क्या करोगे, आप अपनी अगली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करोगे, और अगली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद मान लो आपका ग्राफ बना ऐसा, अगली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आपका ग्राफ बना ऐसा। ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जो भी है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ग्राफ बना ऐसा, और इसके जो सॉल्यूशन बने वो भी मान लो इधर की तरफ बने, 0 की तरफ बने। तो अब बेटा इसका जो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा, जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, मतलब इसका भी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसके सॉल्यूशन भी यहां आ रहे, इस वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन भी यहां आ रहे, और इस वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन भी यहां आ रहे। तो इन सबका जो कॉमन सॉल्यूशन वाला रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा। इसको बोला जाता है सॉल्यूशन रीजन या फिर फीजिबल रीजन। इसको बोला जाता है सॉल्यूशन रीजन या फिर फीजिबल रीजन भी बोला जाता है इसको, फीजिबल रीजन। और जो इस तरीके का होता है, जो चारों तरफ से बंद होगा, जो पैक हो जाएगा, उसको बोला जाएगा बेटा बाउंडेड फीजिबल रीजन। फिर से समझो, मैंने बेटा पहले x इज ग्रेटर देन 0 के सॉल्यूशन देखे ऊपर की तरफ, कहां तक, ऊपर तक, y इज ग्रेटर देन 0 इधर तक, इधर इसके सॉल्यूशन हुए। फिर बेटा मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो इसके सॉल्यूशन मैंने देखे यहां तक, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इसके सॉल्यूशन देखे यहां तक। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या है, इसके और इसके कॉमन सॉल्यूशन है। तो आपको कॉमन पॉइंट्स निकालने, वो एरिया निकालना है जहां पे सबके कॉमन सॉल्यूशंस हुए। तो आपने ये एरिया निकाल लिया। अब आपको क्या करना होता है, यहां पे इतना आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो इसको, तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया बस। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ये वाला पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो कॉर्नर पे है, जहां पे ये सॉल्यूशन है ना, जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहां पे है, इतने रीजन के अंदर है। तो इनके जो कॉर्नर पॉइंट है, ये है मान लो C1, ये है मान लो C2, ये है मान लो C3 और ये है मान लो C4। यहां पे x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है वो
क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां से समझ आ जाएगा। तो ये C1 C2 C3 C4 आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। अब उनका क्या करना है वो आगे बताऊंगा। तो एक तरह का आपके पास ऐसा होता है। दूसरा जो सवाल बनता है आपके पास सेम ऐसा ही, ये आपके पास था कुछ, ठीक है। अब आपने बनाया एक इनइक्वालिटी को ऐसे, ये इनइक्वालिटी ऐसी है, और दूसरी इनइक्वालिटी को जब मैंने सॉल्व किया तो मान लो ये ऐसी है, ठीक है। अब इनके जो, जैसे मान लो ये वाली जो इनइक्वालिटी है, अब इसके जो सॉल्यूशन है वो कहाँ की तरफ बन रहे, मान लो इधर की तरफ बन रहे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको मैंने जब सॉल्व किया तो ऐसा बन गया। अब इसके जो सॉल्यूशन है, इसके जो सॉल्यूशन है वो किधर की तरफ बन रहे, वो भी मान लो इधर की तरफ बन रहे, इधर की तरफ, इधर की तरफ। लेकिन उसने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि x 0 से बड़ा, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि y 0 से बड़ा। तो इनके जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे, जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो कहां बनेंगे बेटा, वो बनेंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो बनेंगे बेटा आपके यहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर बनेंगे, इधर, ठीक है। जो इनके कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो कहां बनेंगे बेटा, इधर बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें बेटा आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। देख रहे हो ना कहां तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है ये आपके पास। तो इसमें आपके पास क्या है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसमें आपके पास क्या है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। क्लियर। तो ऐसे रीजन को बोला जाता है बाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और इसके अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो देखो एक देखो यहां पे है, एक कॉर्नर पॉइंट देखो यहां पे है, दिखा ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट यहां पे है। कॉर्नर पॉइंट मतलब जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अब चाहे वो x एक्सिस के साथ करे, y एक्सिस के साथ करे, या दोनों इनइक्वालिटी आपस में इंटरसेक्ट करे। तो आपको क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ दो तरीके के बनेंगे, या तो बाउंडेड बनेगा या तो अनबाउंडेड बनेगा। फिर उसके बाद बेटा आपको उनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगा। पहले अपन लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके आगे कैसे आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हो वो भी बताऊंगा। अब जैसे ये है, तो आपको इसका काम नहीं है, पहले आपको इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर बेटा मैं x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो एक सॉल्यूशन तो मुझे ये मिल गया, अब बेटा अगर मैं y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, यानी कि x अगर मेरा 50 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके मुझे दो सॉल्यूशन मिल गए। हर इनइक्वालिटी के कभी भी अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत है, दो सॉल्यूशंस की जरूरत है। फिर बेटा अगर मैं यहां पे x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और अगर बेटा मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालूं तो y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो x अगर 30 होगा तो y कितना है, 0 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज दी गई है, जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स आपको दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशंस निकाल लो। सॉल्यूशंस निकालने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले 90 ना, 90 और वो चाहिए आपको, अरे भाई आजा, अच्छा यही है, ठीक है। तो अगर मैं 10 20 30 40 50 60, हाँ हो जाएगा शायद दो के गैप में। तो ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 30। एक सेकेंड है, x एक्सिस पे कितने हैं, 50 तक मैक्सिमम जा रहा है, और y पे 90 जा रहा है ना, तो इस पे ज़्यादा गैप ले लेते हैं थोड़ा और। तो ये ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 40, ये हो गया 50,
ग्राफ भरा भरा सा नहीं लग रहा है, ये हो गया 60, चलो कोई नहीं। अरे भैया कौन इसको चेंज कर देता है बार बार। एक काम करते हैं, ये ना और बड़ा गैप कर लेते हैं ताकि मतलब पूरे एरिया पे भर जाए, या इतना भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 30, ये हो गया इधर 40, ये हो गया इधर 50, ये हो गया इधर 60, ये हो गया इधर 70, ये हो गया 80, ये हो गया है 90 और ये हो गया है 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। उसने बोला जब x 0 था, उसने बोला जब x 0 था, पहले वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है, x 0 y 50 y 50 y 0 x 50। तो जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, y की वैल्यू कितनी थी, 50 थी। और जब x 50 था तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो एक तो बन गया आपके पास ये, एक तो बन गया आपके पास, पहले तो इसका कलर चेंज कर दे भैया, एक तो बन गया आपके पास ये, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये कौन सी इनइक्वालिटी का है, ये कौन सी इनइक्वालिटी का है, ये कौन सी इनइक्वालिटी का है, इसको यहां पे लिख लेते हैं। ये कौन सी इनइक्वालिटी का है, x प्लस वाई इज लेस देन 50, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अब बेटा आप क्या करो आप क्या करो, आप क्या करो, आप इसका वो भी सॉल्यूशन भी निकाल लो, सॉल्यूशन भी निकाल लो। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, 0 0 टेस्ट करके। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 अगर मैं रखूं तो क्या वो लेस देन 50 है, क्या वो 50 से छोटे हैं, बिल्कुल है। और 0 0 किधर है, इधर, यानी कि अब देखो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन, इनका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो कहां पे आएगा बेटा, वो कहां पे आएगा बेटा, इसको एक काम करते हैं, इस वाले पेन से कर लेते हैं, वो ये वाले रीजन पे आ जाएगा, इस वाली इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है। लेकिन अभी दूसरी इनइक्वालिटी भी है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है, x 0 y 90, x जब 0 है तो y कितना है, 90 है, x जब 0 है तो y कितना है, 90 है, और जब x 30 है तो y कितना है, 0 है। तो अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, जो भी चाहूं, ठीक है, तो मेरे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये बेटा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 90, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 90। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी का, अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं, तो चलो 0 और y भी 0, तो क्या वो 90 से छोटा है, ट्रू है, ट्रू है, 90 से छोटा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी किधर की तरफ होगा, वो भी किधर की तरफ होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी किधर की तरफ होगा, वो भी बेटा आपका होगा इधर की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये वाला रीजन भी आएगा, ये भी, और ये वाला रीजन भी आएगा, है ना। इस वाले ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन चारों का मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन चारों का अगर मैं कॉमन रीजन आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया ये वाला इन सबका कॉमन रीजन है, जो सबका कॉमन रीजन है। तो ये कैसा वाला केस बन गया आपका, ये बन गया आपके पास बेटा बाउंडेड फिजिबल रीजन वाला केस बन गया, बाउंडेड फिजिबल रीजन। और मैंने आपको बोला था अब आपको क्या निकालने, इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। तो कॉर्नर पॉइंट्स कहां पे है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, x 0 y 50, क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता 0,0, क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता x 30 y 0, क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, नहीं पता, सच में नहीं पता। इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। अच्छा वैसे ना इसको इक्वल टू मत लिखा करो, है ना, ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं, ये होगा इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। इसका ग्राफ लाइन तो इसकी बनी है ना, ये है ना, सॉल्यूशन जब चेक कर रहे हैं तो वो अलग है, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, और दूसरी लाइन क्या है अपने पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां से x और y की वैल्यू निकाल लो।
ये वाले पॉइंट कैसे, ये वाला कॉर्नर पॉइंट कैसे पता चलेगा? ये वाला कॉर्नर पॉइंट पता चलेगा बेटा जिन दो लाइंस का ये इंटरसेक्शन है, आप उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा, y से y कट गया, ये हो गया -2x, ये हो गया -40, तो यहां से x की वैल्यू -40, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। x की वैल्यू अगर 20 है तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो होंगे बेटा 20,30। इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो हुए 20,30। तो ऐसे आप अपने सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लोगे। x + y = 50, 3x + 40, 2x। ठीक है, क्लियर, कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए। अब आपको क्या करना है, अब बेटा वापस से आ जाओ यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको एक चीज करनी है। आपके पास जो भी अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो मान लो कॉर्नर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो आपके पास आए C1, फिर आया बेटा C2, फिर आया बेटा C3 और फिर आया C4। कुछ भी कॉर्नर पॉइंट्स आए आपके पास एक Z था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax + by, ये था। आप क्या करोगे बेटा, ये जो x और y की वैल्यूज आई है वो आप अपने z में चेक करोगे, पुट करोगे। तो मान लो यहां पे वैल्यू आ गई z1, x और y की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो आपके पास z1, z2, z3, z4 ये वैल्यूज आ गई। अब इनमें जो सबसे बड़ा है, मान लो ये सबसे मैक्सिमम है, तो यही z का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, है ना। और मान लो ये Z3 क्या है, ये मिनिमम है, ये सबसे छोटा है मिनिमम, तो यही Z का क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया या मिनिमम वैल्यू हो गया। यही चीजें आपको निकालनी है। और जिस पॉइंट पे C2 पे और C3 पे, C2 पे मैक्सिमम वैल्यू, C3 पे मिनिमम वैल्यू, तो ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। और जो सॉल्यूशन होते हैं इनको बोला जाता है बेटा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वो आपसे पूछेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो वैल्यूज आती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो आती है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमल वैल्यू। क्लियर। बस अब आ जाओ अपने इसी वाले ग्राफ पे। अब बेटा अगर ये क्लियर हो गया तो फिर इसमें फिर कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आए हैं, आप ऐसा एक टेबल बना लो, यहाँ पे इस टेबल पे, यहाँ पे आप लिख लो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एक सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। देखो यहाँ पे आ गए आपके कॉर्नर पॉइंट्स, CP लिख लेता हूँ, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z क्या है, 4x + y। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,0। तो x जब 0 था तो ये 4 × 0 + 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,50। जब x 0 है और y कितना है, 50 है, तो x 4 × 0 0 हो जाएगा और y 50, यानी कि 50 = 50 हो गया। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि x 30 है और y 0 है, तो z = 4 × 30 और y कितना है, 0 है, तो 4 3 = 120। फिर चौथा पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, 20,30, यानी कि जब x 20 है और y 30 है तो आप 4 × इसको सॉल्व कर लो, 4 × x 20 और y कितना है, 30, तो 4 2 = 80, है ना, +30 यानी कि 110 आ गया। तो z क्या हो जाएगा, 110। अब इसमें जो मैक्सिमम क्या पूछा था उसने आपको, मैक्सिमाइज, तो ये 120 क्या है, 120 z मैक्सिमाइज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120। एंड किस पे आया है 120, एट कौन से वाले पॉइंट पे आया है, एट 30,0, तो ये इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए, ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। और ये क्या हो गया, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू हो गई,
क्लियर क्लियर क्लियर। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई दोस्तों, तो फिर नो दिक्कत। क्लियर। चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं, अब फटाफट थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलो अब आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैक्सिमम मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपके सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। तो बेटा अगर मैं यहां से x की और y की वैल्यू निकालूं, x अगर मैं 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर मैं y को 0 रखूं तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x 10 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसके पॉइंट्स मिल गए मुझे, है ना। अच्छा ये इनइक्वालिटी तो है आपके पास, लेकिन आपको मैंने बताया था ना इसको कैसे कंसीडर करेंगे, हम इक्वालिटी की फॉर्म में कंसीडर करेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो x 10 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, x 0 तो y 5, ठीक है। इस वाली इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, और y अगर 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 y 0। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। x 0 6 4 जा 24, y 0 8 3 जा 24, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, x जा रहा है मैक्सिमम 8 और 10, और y जा रहा है 6, ठीक है 10। तो 1 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 4 2 3 5 2 3 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो अब इनके वो ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, x 0 y 5, x 0 और y कितना है 5 है, एक ये हो गया। और x जब 10 है तो y कितना है 0 है, तो एक ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इसका जो, अरे भाई कलर आ जा, इसका कलर चेंज करो रे भाई कोई पहले। तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसका ग्राफ है, ठीक है। यही है ना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करूं तो x को 0 y को 0 रखूंगा, तो क्या ये x को 0 y को 0, क्या ये ग्रेटर देन का आ गया ना, हाँ ठीक है। x को 0 y को 0, काम करते हैं ये ना यहाँ पे लिखते हैं, इसका मेरे को लग रहा है ग्राफ इधर बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब असल में इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन, क्या था, ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। क्या है, ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। x को 0 और y को 0 रखूंगा तो क्या ये ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, फॉल्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा बेटा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। और ये वाला एरिया हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने बोला x और y जो है वो 0 से बड़े होने चाहिए, तो ये वाला एरिया नहीं ले रहे, ठीक है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इधर क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा इधर की साइड, ठीक है। ऐसे ही x एक्सिस से ऊपर इधर की साइड बनेगा कहीं, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, x 0 y 6 x 8 y 0, x 0 y 6, ठीक है, और x 8 और y ये इधर बन गया। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये किसका है, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। इस लाइन की इक्वेशन लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24,
4। अब असल में इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y लेस देन 24, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24। 0 0 टेस्ट करेंगे तो क्या ये 24 से छोटा है, बिल्कुल है। तो ये वाली जो लाइन थी इसका सॉल्यूशन कहां बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ। तो यानी कि इन चारों में जो कॉमन रीजन है, इन चारों में जो कॉमन रीजन है बेटा वो क्या आ गया, ये वाला आ गया। चारों का जो कॉमन रीजन है वो क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट, क्या ये कॉर्नर पॉइंट आप बता नहीं पाओगे, ये है 5,0 सॉरी 0,5। क्या ये कॉर्नर पॉइंट आप बता नहीं पाओगे 0,5? क्या ये कॉर्नर पॉइंट आप बता नहीं पाओगे ये 0,6? और एक और कॉर्नर पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पे भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कौन कौन सी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, और दूसरी लाइन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6y 30 हो जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 6। तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, हाँ 3 ही आ रही है। देखो ग्राफ से भी पता चल जाएगा, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। देखो ग्राफ, अगर आप ग्राफ सही तरीके से बना रहे हो ना तो आपको इस कॉर्नर पॉइंट को देखते ही पता चल जाएगा x 4 है और y कितना है 3। सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो अब क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, एक टेबल बना लेना है। टेबल बना लो, टेबल बना लो। टेबल बना लिया तो अब आप अपने सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो। क्या क्या है आपके कॉर्नर पॉइंट्स, 0,5 था, 0,6 था और 4,3 था। z क्या है आपके पास, z है आपके पास 200x प्लस 500y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब x 0 था, जब x 0 था तो y कितना है 5, 5 इंटू 500 यानी कि 2500 आ जाएगा। जब x 0 था तो y कितना है 6, यानी कि 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3000। जब x 4 है तो 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3 यानी कि 800 प्लस 1500, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 2300। क्या निकालना है इसका, मिनिमाइज निकालना है 2300। तो इसका मिनिमाइज क्या आ जाएगा, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z इज 2300 एट कौन से पॉइंट पे, 4, बस। क्लियर, क्लियर दोस्तों, क्लियर दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम पूछ लेता तो 3000 हो जाता। ठीक, चलो अगला सवाल, अगला सवाल। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दिस। आपके पास अगला सवाल है ये, है ना। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, ठीक है। सब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। 3 सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तीनों को सॉल्व कर लो। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 60 है तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक सॉल्यूशन तो मुझे ये मिल गया। सॉल्यूशन निकालना आई गेस दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और आपने लोअर ग्रेड में भी कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है, ठीक है। x 0 है, y 20 हो गया, और x 60 है तो y कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास बेटा x 0 है, x 0 है तो y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और अगर y 0 है, तो एक काम करते हैं यहीं पे देख लेते हैं, और अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये भी निकाल दिया मैंने। इसका x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, और x अगर 1 है तो y भी 1 होगा। मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ना। x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, x अगर 5 है तो y भी 5 होगा, ऐसे मान लो इसको, ठीक है जी। सॉल्यूशंस निकाल लिए, अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लो, आ जाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 20 60 ऐसा जा रहा है, हाँ 5-5 के गैप पे ले ले क्या, चलो 5-5 के गैप पे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, 15 सॉरी 15, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 55,
इधर हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 65, इधर हो जाएगा 70, ठीक है। और y पे कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है ना, तो y पे तो मैं दो का भी गैप ले सकता हूँ ना, y पे दो का गैप ले लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ठीक है। अब पहला क्या है, x0 y20, पहला क्या है x0 y20, x0 y20, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, y0 x60, y0 x60, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। अरे 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 अरे, पहले तेरा ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ यार, वैसे मन तो नहीं कर रहा, पर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, और असल इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। 0 0 पे चेक करोगे तो क्या ये 60 से छोटा है, ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे, इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या है आपके पास, अगला क्या है आपके पास, x0 y10 y0 x10, x0 y10 x0 y10 और y0 x10 y0, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा, ये किसका है, x0 x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, है ना। और असल इक्वेशन क्या है, असल इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। x अगर 0 है, y भी 0 है, तो क्या ये 10 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है बड़ा, तो ये 0 की तरफ नहीं आएगा, अब ये 0 से दूर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है, ठीक है। और एक था आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला, जब x 0 था, जब x 5 था, तो y भी कितना था, 5 था, है ना। तो ऐसा सा इसका कुछ ग्राफ बनेगा, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है जी। ऐसा, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, अरे भाई, अरे ये बड़ा कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया, और ये क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई वाली लाइन बन गई, ठीक है। और असल इक्वेशन क्या थी, ये x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। अब मैं यहाँ x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 20,0, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0, क्या ये इससे छोटा है, नहीं है, तो इसका जो बनेगा इधर की तरफ नहीं बनेगा, इसका बनेगा इधर की तरफ। अब देखो, ये वाली लाइन का था इधर की तरफ, ये वाली लाइन का था इधर की तरफ, तो इनका जो कॉमन रीजन मुझे नजर आ रहा है, जो कॉमन रीजन मुझे नजर आ रहा है वो है ये, जो कॉमन रीजन इन सबका है वो है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा वही 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 कहानी, कॉर्नर पॉइंट। तो देखो, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, क्या इसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, 0,20। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, क्या इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको नहीं पता, 0,10। एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है, बट इनके कॉर्नर पॉइंट्स आपको नहीं पता।
इनके कॉर्नर पॉइंट्स आपको नहीं पता, तो मैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स बता देता हूं। अब देखो यहां पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली, इसकी इक्वेशन क्या है 3x + y = 60, 3x + y = 60, और दूसरी लाइन कौन सी है x = y, x = y। तो अगर मैं x की जगह पे 3x, y की जगह पे x रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 4x = 60, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो अगर यहां पे x 15 है, x अगर 15 है तो y भी कितना हो जाएगा 15, 15,15। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अगर यहां पे बेटा आपका मेरे को लग रहा है 5,5 होना चाहिए यहां पे शायद, है ना। यहां पे कौन सी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली इक्वेशन क्या है x + y = 10, और दूसरी लाइन कौन सी है x = y, x = y। तो x y की जगह पे अगर मैं x रख दूं तो 10, यानी कि 2x = कितना हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5, तो y भी कितना आ जाएगा 5। तो ये कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 5,5। थोड़ा सा ग्राफ शायद टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, अच्छा मैंने वो गलत बना दिया, 5 इधर था, ठीक है 5,5, ठीक है। ग्राफ में गड़बड़ी हुई है इसमें ड्रॉ करते टाइम, क्योंकि 5 यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए, तो ये मेरी लाइन भी, ये जो मैंने लाइन ही ड्रॉ करी है ना, ये ड्रॉ ही गलत हुई है, मतलब गलत पॉइंट पे वो करिए, पर आप अगर स्केल से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, है ना। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब आ जाओ, अब इसमें ना एक चीज है थोड़ा सा जो आपको नोट करनी है, आ जाओ। तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिल गए। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0, है अबे अच्छा 0, मैं कहूँ वही 0,10, 0,10। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,10। अब यहां पे z की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, z कितना था ये था, तो x0 y 10, तो z कितना आ गया 90 आ गया, x0 y 10, ठीक है। दूसरा क्या है 0,20, x0 y 20, 0,20, x0 y 20, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो 9 × 20 यानी कि कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा x कहाँ है, x5 y5, x5 और y भी 5, तो x की जगह पे भी 5, यानी कि 3 × 5 प्लस 9 × 5, तो ये हो जाएगा 15 + 45, यानी कि 50 60 60 हो जाएगा, तो z आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। फिर अगला क्या है x15 और y भी 15, x15 और y भी 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 15 प्लस 9 × 15, तो 45 प्लस 135 40 180, ये भी आ गया आपके पास कितना, z आ गया 180। अब बेटा उसने पूछा क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज पूछी है। चलो आ जाओ, अब देखो इस सवाल में क्या खासियत है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो क्या है 60, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या है 60 है, और किस पे है, एट कौन से पॉइंट पे है, एट 5,5, एट 5,5 पे। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 180, मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 180, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 180, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 180, लेकिन किस पे है, एट किस पे है, इस वाले पे भी है और इस वाले पे भी है, इस वाले पे भी है और इस वाले पे भी है। तो कभी भी अगर आपके पास दो जगह पर, दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको ये चीज देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है बेटा, इस वाले पॉइंट पे भी है और 0,20 इस वाले पॉइंट पे भी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, 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 ये पॉइंट, हर पॉइंट पे z की वैल्यू 120 ही आएगी, हर पॉइंट पे z की वैल्यू 120 आएगी। तो कभी भी अगर आपके पास दो जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एट कौन से दो पॉइंट पे आया है, एट मल्टीपल
मल्टीपल ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ लाइन joining the points 0,20 and 15,15। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। जो दो पॉइंट्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन बन रही है, जो दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन बन रही है, उस लाइन के हर एक पॉइंट पे z की वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी, 180 ही रहेगी। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 180 एट, कहां पे? मल्टीपल ऑप्टिमल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज पे है, और कहां पे है? 0,20 और 15,15 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब बस दो प्रकार के और सवाल हैं आपके पास। पहले अपन लोग तीन प्रकार के, पहले अपन लोग इस वाले सवाल को कर लेते हैं और फिर उसके बाद अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाला। एक सवाल कर लिया आपने, अनबाउंडेड वाला हो जाएगा। और आपके पास हर एक टाइप की चीज मैंने बता दी है कि मैक्सिमाइज पूछेगा या मिनिमाइज पूछेगा, या बीच में से जब लाइन जाती है तो क्या होगा, है ना। अनबाउंडेड वाला मैं तो एक ही सवाल करा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल है। मैं एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में जितने भी सवाल है आप सारे कर लेना, और दैट इज सफिशिएंट, बस ज्यादा नहीं करना है अब इस चैप्टर में। ठीक है, चलो मैक्सिमाइज आपके पास ये है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स ये है, और ये आपके पास क्या है, ये है। चलो अब बेटा सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूंगा, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड x अगर 8 है तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y को अगर मैं 0 रख लूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 3 15। ठीक है, तो ये मुझे सोल्यूशन मिल गए। चलो इसका ग्राफ बनाए, आ जाओ। कितना जा रहा है, 8 और 5 है ना, तो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ठीक है जी। चलो और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर तक कर लेना। ठीक है, अरे भैया ई का हो गया, अरे मीनू कहाँ है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है, इसने बोला है, इसने बोला है, जब x 0 है y 8 है और y 0 है तो x 8 है, तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया ये, और एक पॉइंट मुझे मिल गया ये, x 0 y 8 और y 0 x 8। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो है ये। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अच्छा इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन अब आप लिख लेना इस लाइन पे रिप्रेजेंट करके। ये क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये जो है आपके पास 0 + 0, क्या ये 8 से बड़ा है, क्या ये 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा इधर की तरफ बनेगा, है ना। फॉल्स हो गई ना ये स्टेटमेंट, तो इसका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो इधर की तरफ बन रहा है, और x एक्सिस इज ग्रेटर देन 0, y एक्सिस इज ग्रेटर देन 0, तो इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 0 3 5 0, 0,3 और 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, ये क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, 3x + 5y इज लेस देन 15, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 15।
x0 y0 अगर मैं रखता हूं तो क्या ये 15 से छोटा है? बिल्कुल है। तो 0,0 पे अगर ये ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन किधर बनेगा? इधर। तो क्या अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में तो कोई भी सॉल्यूशन कॉमन, कोई भी रीजन कॉमन आ ही नहीं रहा है ना। इधर वाले का सॉल्यूशन इधर है, इधर वाले का सॉल्यूशन इधर है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसमें x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 और इस लाइन का सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें इस लाइन का x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बट चारों के चारों सेटिस्फाई नहीं कर रहे किसी भी रीजन में। तो आप इसमें क्या लिख दोगे? आप इसमें लिख दोगे इन द गिवन ग्राफ there is no feasible region, इसमें कोई भी feasible region नहीं है। there is no feasible region, hence no solution, no optimal solution। तो ना तो इसका आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल पाओगे और ना ही इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से निकालोगे? ठीक है, चलो ठीक, चलो जी। अब एक और सवाल आप लोगों के पास आखिरी, जो कि है हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का। अब इसमें क्या है, एक आपके पास मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने को दिया गया है, ये आपके पास सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं और ये आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। क्लियर है? सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स एक और है, 3 सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स दिए गए, ये है। अब इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलो। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, है ना। एंड y को 0 रख लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो अगर मैं y को 1 रख लूं तो 2x माइनस 1। देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से बचो थोड़ा सा, है ना, बस यही है। तो इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -5 + 1। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू है -2 अगर आप y को 1 रखते हो तो ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, ठीक है। यहां पे आ जाओ। अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 3। एंड अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? -4, है ना, तभी तो 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? 6, तो 6,0। तो ये क्या हो गए? मुझे इन सबके सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने में मैं टाइम क्यों नहीं बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको आते हैं और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको। ठीक है जी, चलो। तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है? नेगेटिव भी आ गए रे भैया यहाँ पे, तो x -2 से लेके और ये y भी -4 तक है। ठीक है, अपने इस ग्राफ को थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इतना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, क्या बोल रहा है। तो -2 से लेके x कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। -2 से x कहाँ तक? 6 तक। ठीक है, तो इधर हो गया -1, इधर हो गया -2 और इधर हो गया -3। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1 2 3 हो जाएगा क्या इस पे? और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 5, चलो हो ही जाएगा शायद, है ना। ये हो गया 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, ये हो गया यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। ठीक है जी, चलो। अब पहला पॉइंट क्या है? x 0 y 5। x 0 है और y कितना है? 5 है। x 0 है और y कितना है? 5 है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या है, -2, -2 है और y कितना है 1 है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो आपको आती होंगी, ये चीज़ें तो शायद आपको आती होंगी कि ऐसे हम इनको ज्वाइन करके ऐसा ऐसा इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना, और इसको आगे शिफ्ट कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसका सॉल्यूशन है वो भी देख लो। ये किसका सॉल्यूशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। ये है, ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। और असल में इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू -5। इज लेस देन है ना कि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब 0 पे चेक करते हैं, तो क्या ये वैल्यू -5 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो 0 कहाँ है, इधर। तो ये जो ग्राफ का सॉल्यूशन आएगा किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा। जो ग्राफ का सॉल्यूशन आएगा किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 कहां बनेगा, ऊपर की तरफ। y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 कहां बनेगा, इधर की तरफ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। अब उसने क्या बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहां की तरफ बनेगा बेटा, 0 की तरफ, 0 की तरफ, यानी कि इस तरफ, यानी कि इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो मैंने बस इस एरो से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसका सॉल्यूशन कहां बन रहा है, ठीक है। आपका दूसरा क्या है, 3x सॉरी x0 y3 x1 y0, x0 y3 और x1 y0। दूसरा है ये, ठीक है, दूसरा है ये, इसको भी थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, और एक्सटेंड करना तो और एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। और असल इक्वेशन क्या है, असल इक्वेशन है कि 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x0 y0 क्या ये 3 से बड़ा है, क्या ये 3 से बड़ा है, क्या 0 3 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है बड़ा, बिल्कुल नहीं है बड़ा। यानी कि ये 0 की तरफ नहीं आएगा, ये 0 से दूर जाएगा, 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 ये 0 से दूर जाएगा। अब कॉमन देखो इन दोनों में, इन देखो इधर वाले और इधर वाले से मुझे मतलब नहीं है, नेगेटिव x एक्सिस में और नेगेटिव y एक्सिस में मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये हमेशा कहां रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो कॉमन सॉल्यूशन आपका मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। यानी कि अभी तक के अगर मैं कॉमन पॉइंट देखूं तो इधर है, इधर है, इधर है, इसका इधर है, इस वाले का इधर है, इधर है, इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। अभी तक के कॉमन पॉइंट्स ये है, ठीक है। एक और सॉल्यूशन, एक और ग्राफ है आपके पास, x0 y -4, x0 y -4 और x6 और y0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, सबसे पहले कलर चेंज करो, फिर इसको बड़ा कर लो, ठीक है। ठीक है, ठीक, इसको बढ़ाना है और चलो ये हो गया। अच्छा, अब ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसका ग्राफ है, 2x माइनस 3y इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये इसका है। असल इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, यही थी ना शायद, इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये 0, क्या ये 0 12 से छोटा है, बिल्कुल है। तो ये कहां की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ कहां, यानी कि इधर की तरफ। तो ये कहां बनेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ बनेगा, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो अब अगर मैं इन चारों का कॉमन रीजन देखूं तो वो चारों ग्राफ का कॉमन रीजन, चारों पांचों जितने भी ग्राफ मेरे बने, इन सबका जो कॉमन रीजन है वो ये है। वो क्या है, वो ये है, ये है चारों का जो कॉमन, चारों पांच जितने भी है, ये इन सबका जो कॉमन रीजन है वो ये है दोस्तों, ये
ये, ठीक है। और ये कैसा है, मतलब ये इससे आगे इससे आगे इससे आगे ऐसा है। और ये कैसा है, ये कैसा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। मैं इसको हटा रहा हूं, कारण है क्योंकि अभी इस पे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन पे हमें चीजों को समझना है। ये कैसा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। इतना मुझे पता चल गया, क्या है ये, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या चीजें हमें करनी है, आ जाओ। यहां पे काम की चीज है, यहां पे अब आपके पास काम की चीज है और वो हम यहां पे समझेंगे इसको, है ना। ये जो हमने आधा छोड़ दिया था यहीं पे, बाउंडेड फिजिबल रीजन पे आपके पास सवाल आ जाए तो बहुत इजी है, ठीक है। और मैं इस एक ही सवाल से आपको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के सारे कॉन्सेप्ट्स समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या करना है, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे हम उसमें फाइंड किया करते थे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हम उसमें फाइंड किया करते थे तो आप इसमें भी क्या करो, कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करो, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब आपको बेटा ये चेक करना है z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड z मैक्सिमम या फिर z मिनिमम, जो भी आपसे पूछा गया है, z की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स पे जो आपको z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालनी है वो निकालो, जैसे हम अभी तक किया करते थे, जैसे हम इसमें करते थे z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब मान लो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है, z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है p, और z की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, q, कॉर्नर पॉइंट्स के हिसाब से, कॉर्नर पॉइंट्स के हिसाब से। लेकिन अगर कभी भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है, कभी भी अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है तो हो सकता है कि z की कोई ऐसी वैल्यू हो जो p से भी बड़ी हो, p क्या है, मैक्सिमम, z की कोई ऐसी वैल्यू हो जो क्या हो, p से बड़ी हो। मैक्सिमम के केस में z की कोई ऐसी वैल्यू, बेटा कॉर्नर पॉइंट के अलावा जो आपका ये बन रहा है ना, जो आपका ये वाला बन रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा हो सकता है यहां पे कोई पॉइंट हो जिसकी वैल्यू इस p से भी बड़ी हो। p तो क्या आया, मान लो यहां पे आया, p क्या आया, यहां पे आया, लेकिन p से भी बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है अभी भी। और z क्या है आपके पास, z है आपके पास ax प्लस by इज ग्रेटर देन p, ये z था। तो अब आपके पास ये जो z की जो z था, आपने एक और इनइक्वालिटी बना ली। अब आपको इस इनइक्वालिटी का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। या फिर हो सकता है अगर मिनिमम पूछे तो सेम चीज मिनिमम के केस में कि हो सकता है z की कोई भी वैल्यू जो q से छोटी, मान लो यहां पे जो आई है, यहां पे इस वाले पॉइंट पे z की मिनिमम वैल्यू आ गई q। अब लेकिन हो सकता है कि इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में यहां पे कोई पॉइंट हो जहां पे आपके पास z से भी छोटी वैल्यू आ जाए, तो इसकी इक्वेशन बन गई ऐसी, ax प्लस by इज लेस देन q। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों की दोनों इनइक्वालिटी है, जो भी आपसे वो पूछेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी अगर आपसे पूछा है तो इस इनइक्वालिटी का आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी का आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप इस इनइक्वालिटी का एक और ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो आपके पास, पहले मैं इतना करके दिखा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आ जाओ इस इनइक्वालिटी का एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लो। तो कॉर्नर पॉइंट्स कहां कहां पे है भैया, कॉर्नर पॉइंट्स है एक तो ये क्या है 5,0, ये क्या है, सॉरी 0,5 x0 y5। कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है 0,3, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है बेटा 1,0, ठीक है। और कहां पे है कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है बेटा 6,0। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे अपन लोग z की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों के पास कुछ कॉर्नर पॉइंट्स आए, तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,5। 0,5 पे अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूं, 0,5 पे अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूं, x 0 हो जाएगा और y 5 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर था 0,3।
0,3 पे अगर मैं x0 y3 तो ये हो जाएगा 60। फिर बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या है, 1,0 और 6,0। तो 1,0 यानी कि z की वैल्यू आ गई -50 और 6,0 यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी 6 5 30 -300। ठीक है, अब इसके हिसाब अगर ये बाउंडेड फिजिबल रीजन होता तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती। इसने हमसे क्या पूछा, मिनिमम ही तो पूछा है, मिनिमाइज, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज ये हो जाती इसके हिसाब से, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती। लेकिन ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हो सकता है अभी कहीं पे इससे भी छोटी z की इससे भी छोटी वैल्यू प्रेजेंट हो, z की इससे भी छोटी वैल्यू कहीं पे प्रेजेंट हो। तो z क्या है आपके पास, -50x + 20y इज लेस देन, अब ध्यान रखना यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये है। तो अगर मैं यहां से 10 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से -10 कॉमन ले लेता हूं, एक काम करता हूं, तो ये हो जाएगा x -300 x -2y, सॉरी 5x - 2y, 5x - 2y इज लेस देन -300। तो ये काट दो, माइनस से माइनस काट दो, तो आपके पास इक्वेशन बन गई 5x - 2y इज लेस देन 30। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पता चला कि z की मिनिमम वैल्यू कुछ और प्रेजेंट हो सकती है। अगर z की कोई और वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है अपने ग्राफ में अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, तो हमने क्या किया है कि x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी है जो इससे छोटी हो सकती है। क्लियर। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, मतलब मेरी z की कोई वैल्यू जो -300 से छोटी हो सकती है, तो z की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, एक लीनियर इनइक्वालिटी और बना दी। अब अगर बेटा x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, है ना। x 0 y -15 तभी 30 आएगा, ठीक है। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। x अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा, -15, और x अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बस इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो। x अगर 0 है तो y कितना है, x अगर 0 है तो y कितना है, -15 यहां होगा नीचे कहीं, तो ये लाइन मान लो कहीं नीचे से आ रही है, यहां नीचे से आ रही है। और x अगर 6 है तो दूसरा क्या है, 6,0, दूसरा क्या है, 6,0, ये है। तो वो लाइन जो आएगी ना, वो यहां नीचे से आ रही है, मान लो कहीं से, यहां नीचे से, है ना। तो वो ऐसी सी आएगी, यही नीचे से कहीं से आ रही है। वो बन नहीं पा रहा है बोर्ड पे, तो उसको हमने हटा दिया है। और ये डॉटेड लाइन क्यों है बेटा, ये डॉटेड लाइन क्यों है, क्योंकि ये आपके पास कैसी इनइक्वालिटी थी। अरे भाई बड़ा नहीं होएगा क्या ये डॉटेड लाइन क्यों है बेटा, क्योंकि ये आपके पास कैसी इनइक्वालिटी थी, ये किसका ग्राफ है, ये आपका 5x - 2y इज इक्वल्स टू 30। और असल में क्या था आपके पास, असल में था 5x - 2y इज लेस देन 30, ये था। अब इसने आपके दो पार्ट्स में आपके प्लेन को डिवाइड कर दिया, एक है इधर वाला ओपन हाफ प्लेन और एक है इधर वाला ओपन हाफ प्लेन, इधर वाला ओपन हाफ प्लेन और इधर वाला ओपन हाफ प्लेन। अब सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन देख लेता हूं किधर की तरफ होंगे। तो x को 0 y को 0 अगर मैं रखता हूं तो क्या वो 30 से छोटे हैं, नहीं है, है 30 से छोटे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कहां की तरफ बनेगा बेटा, 0 की तरफ बनेगा। 0 किधर है, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ थोड़ी है 0। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहां बनेगा, 0 की तरफ। तो आपके पास ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था, ये पूरा का पूरा रीजन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था। अब आपको एक चीज नोट करनी है, जो हम पहले यहां पे मैंने आपको बताया था, उस चीज को समझो आप। देखो, अगर बेटा यहां से जो हमने चीजों को सॉल्व किया है, अगर ओपन हाफ प्लेन एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, अगर ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन
पॉइंट, अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आप बोलोगे कि जो ये P था तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू P। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ Z, मैक्सिमम ऑफ Z क्या हो जाएगा, जो वो P था जो यहां से आया था, कॉर्नर पॉइंट से आया था, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर ओपन बाउंडेड रीजन में और ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो P ही मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, Q रहेगी। मिनिमम ऑफ Z क्या हो जाएगा, Q। अगर हमें मिनिमम निकालना है तो, अगर हमें मिनिमम निकालना है तो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ओपन हाफ प्लेन एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट आ जाए, और कॉमन पॉइंट एक नहीं आएगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ जाए, अगर इनमें कोई इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ जाए, तो उस केस में देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, एंड देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z। अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन और ओपन हाफ, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आपके पास जो ये P की वैल्यू थी मैक्सिमम, वही मैक्सिमम हो जाएगी, जो Q की वैल्यू थी मिनिमम, वही मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ये क्या है, ये ओपन हाफ प्लेन में कोई कॉमन पॉइंट आ जाए, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आएंगे, एक नहीं आएगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाए, तो देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। अब देखो, अब इसका ओपन हाफ प्लेन का सॉल्यूशन किधर था, इसका सॉल्यूशन किधर था, इधर की तरफ था। तो ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या कोई कॉमन पॉइंट है, हाँ है। कितने कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। देखो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहां बन रहा था, इसका इधर की तरफ बन रहा था, और इसका ओपन हाफ प्लेन किधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पे लिख दोगे, आप यहां पे क्या लिख दोगे, आप यहां पे लिख दोगे, मिनिमम वैल्यू निकालना था ना, देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, बिकॉज, अगर रीजन भी लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, बिकॉज ओपन हाफ प्लेन एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हैज इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गई मिनिमम की बात। अब वो अगर इसी सवाल में मान लो मैक्सिमम भी पूछ लेता, तो बच्चे क्या लिख देते कि भाई कॉमन पॉइंट है तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। नहीं मेरे भाई, मैक्सिमम के लिए आपको अलग से इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये। तो आपने जो इनइक्वालिटी बनाई थी वो मिनिमम के हिसाब से बनाई थी। अब आपको Z की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो बेटा 100 से बड़ी हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम के लिए अलग इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी और मिनिमम के लिए अलग चेक करनी पड़ेगी, अगर आपको मैक्सिमम भी पूछा है। वैसे पूछा नहीं है, बट इसी सवाल में मैं बता देता हूं, क्योंकि अलग से कोई सवाल क्यों करना, इसी में अगर सब समझ में आ जाए। और बहुत प्यारा सवाल है। तो Z की कोई मैक्सिमम वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं 100 से बड़ी, तो है क्या असल में इक्वेशन, -50x + 20y इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 100। तो अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5x - 2y इज ग्रेटर देन 100। तो काटोगे तो 5x - 2y इज ग्रेटर देन -10 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन बन गई। अब इसके सॉल्यूशन ढूंढो। तो इक्वेशन अगर मैं ये मान के चलूँ इज इक्वल्स टू 10, तो x अगर 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x अगर 0 है तो y -5 है, एंड y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, 2, x 2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 0।
x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा -5 एंड x अगर 2 है तो ये, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, 0, -5, 0, -5। तो 0, -5 यहाँ पे है 0, -5, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम के लिए चेक कर रहा हूँ, अब मैं मिनिमम के लिए तो मेरे को पता चल गया कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम के लिए चेक करते x2 है और y कितना है 0, x2 है और y कितना है 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अच्छा ऐसा बनेगा पहली बात तो, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है बेटा आपके पास 5x - 2y इज इक्वल्स टू 10 का ग्राफ। और असल में ये इक्वेशन क्या थी, 5x - 2y, 5x - 2y इज क्या था, ग्रेटर देन था, लेस देन था, इज ग्रेटर देन -10 इज इक्वल्स टू -10 इज ग्रेटर देन -10, ठीक है। अब इसने भी आपके प्लेन को, देखो मैं ये सारी चीजें ना एक बारी इरेज कर देता हूँ, मैं ये सब इरेज कर देता हूँ एक बारी, ये सब इरेज कर देता हूँ, सब इरेज कर देता हूँ, इतना है ना। अब इसने भी आपके प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसने भी एक काम करते हैं, ये है ना, इसका कॉपी बना लेते हैं, कॉपी को इरेज कर लेते हैं, है ना। इसको इरेज करो ससुरे को सबको, ठीक है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन तो मुझे पता चल गया इधर है ना। को लग रहा है शायद इसमें ना कुछ गड़बड़ हुई है, 0, 0 इसमें भी कॉमन पॉइंट है, 0 की तरफ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को लग रहा है शायद z की वैल्यू 100 हो गई और हम z की कोई वैल्यू इससे बड़ी ढूंढ रहे हैं, ग्रेटर देन, है ना। तो ये हो जाएगा 10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10। तो x 0 है, x 0 है तो y 5 है, x अगर 0 है तो y, ओ ये -10, हाँ वही मैं बोलूँ, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। x अगर 0 है तो y -5 हो जाएगा और y अगर 0 है, y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस हैं इसके भाई, ये सॉल्यूशंस हैं, ये नहीं है, ठीक है। x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y अगर 0 है, क्योंकि मैंने -10 नहीं लिया तो वो हल्का सा गड़बड़ हो गया था, -2 10, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा नहीं बनेगा दोस्तों, ऐसा नहीं बनेगा, वो इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसी पे देखते हैं इसका ग्राफ, है ना। ग्राफ इसी पे चेक कर लेते हैं और फिर वो बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये हट गया, हाँ। अब क्या बोला था, हाँ, x अगर 0 है तो y 5 है, x अगर 0 है तो y कितना है, 5 है, यहाँ पे है, ठीक है। x अगर 0 है y 5 है, और दूसरा क्या है, x अगर -2 है तो y 0 है, x अगर -2 है तो y 0 है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा इधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है। अब पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर बाकी की चीज़ें इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये इधर का इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये थी हमारे पास इक्वेशन, ये थी हमारे पास इक्वेशन 5x - 2y इज ग्रेटर देन -10, ये इक्वेशन थी। और असल इज इक्वल्स टू 10, सॉरी, इज इक्वल्स टू 10, और असल इक्वेशन क्या थी, 5x - 2y इज ग्रेटर देन -10। अब अगर मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या ये -10 से बड़ा है, क्या ये -10 से बड़ा है ना। क्या ये एक सेकेंड है भाई, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, मैं इस वाली इक्वेशन को -5 0 असल इक्वेशन क्या थी, -5x प्लस 2y, ऐसे ही समझो भाई इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। -5x प्लस 2y
इज ग्रेटर देन, यहाँ पे तो इक्वल टू 10 हो जाएगा और इज ग्रेटर देन 10, तो x को 0 y को 0। क्या ये 10 से बड़ा है? क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं है, तो 0 की तरफ नहीं जाएगा, ये 0 से दूर जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? 0 से दूर बनेगा, 0 से दूर बनेगा, 0 से दूर बनेगा, इधर वाले ओपन हाफ रीजन में। ठीक है, और ये इसी पॉइंट पे ये भी कट हो रहा था, तो ये इसी लाइन के साथ जा रहा है, तो इसका जो बन रहा है वो इधर की। और आपका जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था, आपका जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था वो इधर था बेटा, इधर था, इधर था। लेकिन इसका जो ग्राफ बन रहा है, इसका जो ओपन हाफ प्लेन का जो सॉल्यूशन है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो क्या अब इसमें और इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस ओपन हाफ, इस वाले इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किधर बन रहा है? इधर की तरफ बन रहा है। और आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहां है? इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और इसका सॉल्यूशन कहां बन रहा है? इधर की तरफ बन रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसका अगर वो मैक्सिमम पूछ लेता, तो मैक्सिमम ऑफ z क्या हो जाता? अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये जो मैक्सिमम है यही आपका मैक्सिमम हो जाता। मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी कोई, क्यों? क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन में कॉमन पॉइंट्स है बहुत सारे। लेकिन इधर ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, जिस कारण से इसका क्या मैक्सिमम जो था कॉर्नर पॉइंट पे जो आया था वही इसका मैक्सिमम है। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, चलो, तो यस गाइज, यही था। बाकी एक सवाल एमसीक्यू में कभी कभार वो इस तरीके से चीज़ें पूछ लेता है, और क्या है, कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 42। कब? जब x, z की वैल्यू दे रखी है आपके पास क्या? 42। कब? जब x कितना है? 4 है और y कितना है? 6 है। तो x की जगह पे 4x, और y की जगह पे अगर मैं 6 रखूं, 6y, तो ये कितना हो जाएगा? और 6b, और 4a प्लस 6b, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 42 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। कब? जब x 3 है और y 2 है। तो जब x 3 है तो 3a, और y कितना है? 2 है, 2b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 19। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कमेंट सेक्शन में मुझे a और b की वैल्यूज बताना। ठीक है, ऐसा कभी कभार वो 1 मार्कर पूछ लेता है। क्लियर? ठीक है, मैं एक बारी फिर दोबारा से आपको ये वाली चीज रिवाइज करवा देता हूं। ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाला केस है, इसको मैं एक बारी फिर दोबारा से आपको समझाना चाह रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में बहुत कंफ्यूजन होगी। देखो, आपने सबसे पहले क्या बनाया? ग्राफ बनाया। कैसे? जैसे हम बाउंडेड फिजिबल रीजन में बनाते ही हैं, जैसे ये बन गया। ठीक है, तो मान लो इधर वाला जो एरिया है, इधर ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है। 3 कॉर्नर पॉइंट, C1, C2 और C3, 3 कॉर्नर पॉइंट। मान लो इस पे वैल्यू आई है A, इस पे वैल्यू आई है B, और इस पे वैल्यू आई है C। अब इन तीनों में ये क्या है? आपके पास मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम है, मान लो। अब आपको क्या करना है? z की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो a से भी बड़ी होगी। कहां? इस बाउंडेड फिजिबल रीजन में, जो a से बड़ी होगी। तो आप क्या करोगे? ax प्लस by, ये z था, इज ग्रेटर देन a। तो आप इसके लिए क्या बनाओगे? एक और वैसा ग्राफ बना दोगे। ऐसा सा मान लो कुछ भी बन गया, ये कुछ भी बन गया, ये ऐसा। ठीक है, अब आप क्या देखोगे? अब आप ये देखोगे, इसका ये 2 ओपन हाफ प्लेन में बट गया, इधर वाला ओपन हाफ प्लेन और इधर वाला। अब देखो इसके सॉल्यूशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है या इधर की तरफ है? मान लो इसके सॉल्यूशन इधर की तरफ है, मान लो इसके सॉल्यूशन इधर की तरफ है। अब इसमें और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या कोई कॉमन पॉइंट है? हाँ है। अगर कॉमन पॉइंट हुए, अगर कॉमन पॉइंट हुए तो नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू। तो उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये हमने सिर्फ मैक्सिमम के लिए किया है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं मिनिमम के लिए चेक करना चाहता हूं, मिनिमम के लिए चेक करना चाहता हूं, मान लो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो z की मैं कोई ऐसी वैल्यू ढूंढना चाहता हूं जो b से छोटी हो। तो आपने एक और इनइक्वालिटी बनाई,
एक और इनइक्वालिटी बनाई, इसको सॉल्व किया और उसका ग्राफ बना दिया, मान लो उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है उसका ग्राफ। अब आपने देखा कि इसका जो इसने दो ओपन हाफ प्लेन में बना दिया, इधर वाला ओपन हाफ प्लेन और इधर वाला, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन भी इधर की तरफ है। तो क्या अभी भी इनमें कुछ कॉमन पॉइंट है? हाँ है, अनबाउंडेड विजिबल रीजन, और इसमें अभी भी कॉमन पॉइंट है। तो अगर कॉमन पॉइंट हुए तो नो मिनिमम वैल्यू, तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो अगर इसका ओपन हाफ प्लेन का सॉल्यूशन इधर की तरफ होता तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन इधर था, ओपन हाफ प्लेन इधर था। अगर बेटा आपके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती? मिनिमम वैल्यू बी ही हो जाती। ठीक है, तो ऐसे करना आपको। आप बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि एक ही सवाल में अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीज पूछ ले तो वो एक ही ग्राफ पे चेक करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कॉमन पॉइंट है तो नहीं होगा, मतलब कोई भी अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो उनका मैक्सिमम वैल्यू होगा ही नहीं और मिनिमम भी नहीं होगा। अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट, आपको अगर मैक्सिमम निकालना है उसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, मिनिमम निकालना है उसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, दोनों अलग। ठीक है, तो बस यही थी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, बाकी थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।